स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। संत कबीर नगर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा और यूपी की सभी 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का काम भी करेंगे। हमारा यहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, ये सभी हमारे उप मुख्यमंत्री, मैं अगर उप मुख्यमंत्री हूं तो मेरे हर साथी भी उप मुख्यमंत्री है, इस भाव से उनका सम्मान करना। और अब 25 जिले जो प्रभार वाले मेरे जिम्मे आए हैं उसमें संत कबीर नगर भी आ गया, गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल सहित, देवी पाटन मंडल सहित। अभी मेरे पास इधर बरेली और आगरा उधर के मिला, लखनऊ मंडल मिला के 6 मंडल और 25 जिले का प्रभार है। और मैं लगातार आप सबके बीच में आता रहूंगा। कार्यकर्ता का सम्मान, जनता की सेवा, यह हमारी प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री का एक ही लक्ष्य है, अगर कोई गरीब है तो उसके गरीबी के संकट से उसे बाहर निकालना, ये मेरे मोदी जी की गारंटी है। और यह जो और भी कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अलीगढ़ जेल का निरीक्षण किया, साथ ही जेल में बंद कैदियों में कंबल वितरण भी किया है। निरीक्षण के दौरान धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों की रिहाई भी करवाई है। दरअसल कई कैदी ऐसे थे जो चंद रुपयों का जुर्माना भी नहीं भर पाए और उस कारण वो जेल में सजा काट रहे थे और ऐसे में जेल मंत्री धर्मवीर सिंह ने अपनी जेब से जुर्माना भरकर ऐसे कैदियों की रिहाई करवाई है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार न्याय के हित में काम कर रही है और ऐसे में जेल में बंद कैदियों को स्वरोजगार के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। हर जेल में लाइब्रेरी है, हर जेल में, और हर धर्म की पुस्तक वहाँ है। जो व्यक्ति जो पढ़ना चाहता हो, आज भी हमने कहा है, जो जिस धर्म को मानता हो उस धर्म के अनुसार फालतू चर्चा करके अपना जो जिस धर्म में है जो व्यवस्था है उसको करे, लेकिन फालतू चर्चा नहीं। के अलीगढ़ जेल से हनुमान जी की गदा और वो जब मैं लेके गया प्रधानमंत्री जी को दी और मुझे बाद में पता चला कि वो मुस्लिम कैदियों ने बनाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैदी स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है स्वरोजगार से जोड़ने का उद्देश्य हमारा ये है कि जेल के एक बार जाने के बाद जानकारी तुरंत कोई जल्दी रोजगार बाहर देता नहीं है, इसलिए उनको स्वरोजगार से जोड़ना, बाहर वो जाने के बाद बेरोजगार न रहें। और खेती को और बेहतर करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तत्वाधान में उद्यान विभाग के कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण शुभारंभ किया गया है। और इस दौरान वन संपत्ति संरक्षण सलाहकार डॉक्टर जेपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता सत्यव्रत शुक्ल ने डॉक्टर जेपी सिंह से खास बातचीत भी की है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर भारत सरकार के तत्वाधान में आज लखनऊ स्थित एकीकृत क्षेत्रीय एकीकृत नाशीजीव केंद्र जो जानकीपुरम लखनऊ में, यहाँ पर दीर्घकालिक ट्रेनिंग का आज से उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जेपी सिंह, जो कि भारत सरकार में वनस्पति संरक्षण संस्थान में सलाहकार हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज जो यहाँ पर दीर्घकालिक जो ट्रेनिंग का जो आयोजन किया जा रहा है इसमें क्या महत्व है और उसका क्या उद्देश्य है, किस लिए आखिर किया जा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद टीवी में। और इस जो ट्रेनिंग की जा रही है, ट्रेनिंग किस चीज से संबंधित है, क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, बताएं प्लीज। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वनस्पति संग्रोध एवं संचयन निदेशालय जो फरीदाबाद में स्थित है, उसके केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन है। ये क्षेत्रीय स्तर का जो कार्यालय है लखनऊ में। इसमें आम की जो फसल में विभिन्न तरह की समस्याएं आती हैं। देखिए, आम एक ऐसा फल है जिसके बहुत सारे पोटेंशियल हैं एक्सपोर्ट के, और अगर हमारा निर्यात होगा तो उसमें किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेरित है और विश्व की जितनी भी अच्छी तकनीकी चीज़ें हैं वो हम चाहते हैं कि जो हमारे राज्य सरकार के उद्यान विभाग के जितने भी यहाँ पे प्रशिक्षार्थी आ रहे हैं, जो विभिन्न जनपदों से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहाँ पे 40 की संख्या में आ रहे हैं, तो उनको जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक हैं, हमारे ICR की हैं, डैक्टेट की हैं, कृषि विज्ञान केंद्र की हैं, राज्य सरकारों की अपनी हैं, या जो उनकी अपनी नॉलेज हैं, वो आपस में पार्टिसिपेटरी अप्रोच से शेयर करें। और जो इंटीग्रेटेड प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, जिसमें क्वालिटी जो रिसोर्सेज हैं प्लांट प्रोडक्शन में और पेस्ट को कम से कम उसका आर्थिक हानि स्तर से हम नीचे रख सकें और किसान को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सके, गुणवत्ता की फसल ले सके, जिससे निर्यात का
उस पर असर हो, निर्यात हो और किसानों की आमदनी बढ़े। तो उस चीज़ को लेके 1 महीने में सारी बातें उनसे चर्चा होंगी, पार्टिसिपेटरी अप्रोच के थ्रू उनको थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी बातें हैं उसके थ्रू उनको बताया जाएगा। और बाद में जब वो वापिस अपने जनपदों में जाएंगे तो बाकी लोगों से वो ये नॉलेज साझा करेंगे और उससे किसानों को फायदा होगा। मैं अभी आपका ऊपर अभी भाषण सुन रहा था जिसमें कि आपने कहा कि कम से कम कीटनाशक का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस समय अगर हम देख रहे हैं कि डे बाय डे अगर हमारी उत्पादकता अगर कम हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें कीटनाशक का भी बहुत ज्यादा प्रयोग है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जब हम प्लांट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्लांट प्रोडक्शन प्रबंधन में कई तरह के हमारे उसमें बातें होती हैं, जैसे यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, प्रबंधन, खेत का जो प्रबंधन है, उस फसल की प्रजातियां हैं, उपयुक्त प्रजातियां, सीड ट्रीटमेंट। उसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ने पर कीट व्याधि का अगर आर्थिक हानि स्तर से उसका ये चला जाता है तो उस टाइम पे हम कीटनाशकों को, रसायनों को, उससे पहले जो बायोपेस्टिसाइड या बोटेनिकल्स हैं उसके इस्तेमाल की, जो अप्रूव्ड बोटेनिकल्स और बायोपेस्टिसाइड या नीड बेस्ड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड है, उसको हम उसकी संस्तुति करते हैं जिससे किसान का नुकसान ना हो और उसका एक जो मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल है MRL, जो उसमें देखिए जब हम निर्यात की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो पेस्ट फ्री एक्सपोर्ट, उसमें कीट व्याधि का कोई लक्षण ना हो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरे जो उसमें उसके तत्व हैं पेस्टिसाइड के वो भी उसमें ना हो, जिसको MRL कहते हैं, तो तब हम निर्यात करने में सफल होंगे। और इन सब बातों की जानकारी हम अपने इन सभी साथियों से साझा करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से इस तरह की दीर्घकालिक ट्रेनिंग से ये हम कह सकते हैं कि फसलों की उत्पादकता कहीं ना कहीं बढ़ेगी और इसका एक अच्छा असर देखने को भी मिलेगा, पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामी। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। नहीं, आज भी नहीं बना मैरिज सर्टिफिकेट। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। जी हां, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ਤੁਹਾਡੇ द्वार। ब्रेक
ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सनातन धर्म के प्रचारक और प्रसिद्ध संत मौनी स्वामी महाराज ने लव जिहाद को शिकार हुई युवती को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही मौनी महाराज ने अमेठी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह बाद भी अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कि पीड़ित परिवार का प्रशासन से विश्वास उठ गया है। अमेठी की गांव में लव जिहाद के शिकार हुई गुप्ता परिवार की एक बेटी अपराधियों के शिकार में आ गई, जिससे समाज के सारे लोग हताहत हैं। एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है, उसमें कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं और अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो फरार है, जिसको लेकर के पीड़ित परिवार बहुत असहाय है। मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उसके आह्वान पर जब उस गांव पहुंचा तो हजारों लोगों की आंखों में वहां आंसू भरे हुए थे। सारे लोग इसी बात को लेकर के आंसू बहा रहे थे कि प्रशासन मेरा विश्वास नहीं रह गया है, हम पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिसको लेकर के सारे समाज के लोगों ने मन बना करके वहां एक बैठक की। मंत्रणा के बाद तय हुआ कि जब तक कार्रवाई नहीं हो तब तक सारे लोग अमन अनशन करेंगे। मैं भी उस अनशन में सम्मिलित हुआ। कुछ देर अनशन चला, उसके बाद पुलिस प्रशासन कोतवाली प्रभारी अमेठी ने जाकर के माइक पर आश्वासन दिया कि अपराधी का लोकेशन मिल गया है। उनके माता को, उनके पिता को, उनके भाई को लेकर के पुलिस वहां से रवाना हुई है। उसके बाद अनशन तोड़ा गया है। सारे लोगों को शंका है कि जैसे लव जिहादी लोग बेटियों को फंसाते हैं फिर उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं, कहीं ऐसा ना हो गुप्ता परिवार की इस बेटी मीनाक्षी के साथ भी यही घटना हो जाए, जिसको लेकर के सारे लोग हताहत हैं। उसको लेकर के मैंने जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कार्रवाई की मांग की है कि अपराधी पर विशेष धाराएं लगाई जाए, उसको जेल भेजा जाए, कार्रवाई की जाए, क्योंकि लव जिहाद देश के लिए एक श्राप होता जा रहा है। इस पर लगाम लगनी चाहिए। अमेठी जैसी धरती पर यह कार्रवाई जो बहुत शर्मनाक है। एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, दूसरी तरफ धर्मांतरण की ये जो स्थिति पैदा हुई है बहुत शर्मनाक है। इसके लिए हम कार्रवाई की मांग करते हैं। और हिट एंड रन कानून को लेकर चित्रकूट में ट्रक चालकों की हड़ताल का असर देखने को मिला, जहां पर ज्यादातर पंप और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म होने से वाहनों की लंबी लंबी कतारें थी। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हमारे संवाददाता संजय साहू की यह रिपोर्ट आप देखिए। नए मोटर एक्ट व्हीकल का विरोध लगातार पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी ट्रकों की हड़ताल जारी है। ऐसे में हम चित्रकूट के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, जहां पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि कितने जो लोग हैं वो पेट्रोल पंप पर भीड़ तेल लेने के लिए यहां पर परेशान हुए हैं। हालांकि यहां पर 53 पेट्रोल पंप है चित्रकूट में। लगभग 40 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर तेल खत्म हो चुका है और कुछ ही पेट्रोल पंपों पर तेल बचा हुआ है। ऐसे में जो लोग दूर दराज से चित्रकूट के हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो काफ़ी देर से घूम टहलने के बाद तेल मिला हुआ, उनसे बात कर लेंगे कि आखिर किस तरीके की समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप यादव है। मैं यहीं का हूँ। मैं आधे घंटे से लाइन में लगा हुआ था। बहुत मुश्किलों के बाद मुझे तेल मिला है। गाड़ी फुल करवा लिए हैं, अब आगे क्या होगा ये तो मालूम नहीं है। अच्छा, इस हड़ताल से कितना फर्क पड़ने वाला है अगर लगातार जारी रही तो? सर, इसमें तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अगर तेल नहीं मिलेगा तो क्या होगा बताइए? गाड़ी घोड़ा सब खड़ी हो जाएंगी, लोग दिक्कतों में आ जाएंगे। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो हम लोग कैसे अपने मरीजों को अस्पताल ले जाएंगे? तो देखिए, तेल ही नहीं, तेल इस ट्रकों की हड़तालों की वजह से लगातार बहुत सी चीज़ों पर असर पड़ने वाला। हमारे साथ तमाम पेट्रोल पंप पर जो लोग जो है तेल भरा रहे हैं वो भी है। भाई साहब, ये बताइए कि कहाँ से आए हैं आप और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सीतापुर से आया था। पेट्रोल कहीं मिल ही नहीं रहा। पेट्रोल कहीं मिल ही नहीं रहा। बेड़ी पुलिया में देखते और इधर वाले रानीपुर पास वाला उसमें भी नहीं है, और सीतापुर चित्रा वाला उसमें पेट्रोल नहीं है। परेशानी तो है। तो कितनी देर से भटक रहे थे, उसके बाद कैसे पता चला कि जो है? जानकारी मिली, बताया रात में वहाँ कहीं पर ऐसी स्थिति नहीं है कि पेट्रोल महंगा मिल रहा हो? महंगा तो नहीं मिल रहा, देखते हैं तो ये वो लोग हैं जो काफ़ी देर से भटक रहे हैं और भटकने के बाद जो है वो जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कुछ और भी लोग हैं जो अपनी जो इच्छा है वो जाहिर करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कहाँ से आए, कितनी देर से भटक रहे हैं, कैसे तेल मिल रहा है? यही खिदरा गोकुलपुर से आए हैं और पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा है। यहीं भर मिला है, थोड़ा सा मिल यहीं पे मिलेगी जो मिल। अच्छा, आपकी तरफ पेट्रोल पंप है तो क्या वहाँ नहीं है? 3 दिन से चुका हुआ है। 3 दिन से 2 दिन। तो कितना भराने वाले हैं तेल?
1000 का। अभी तक कितना भराते थे? 2 लीटर। तो देखिए पेट्रोल का असर इस कदर हावी है कि जो लोग कभी 200 से 250 रुपए का तेल भराते थे वो कहीं बीच में फंस न जाए, अटक न जाए, इस वजह से 1000 रुपए का भी यानी तेल की टंकी फुल कराने को लेकर भी जो है वो काम करने पर आमादा है। और लगातार अगर इस तरीके से हड़ताल जारी रही ट्रकों की, नए मोटर एक्ट व्हीकल का विरोध लगातार शुरू है, तो आने वाले 3 से 4 दिनों में बहुत सी आवश्यक चीजें भी महंगी होती नजर आएंगी। संजय साहू, जनता टीवी, चित्रकूट। और आज के टाइम में लोग टीवी, कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस कारण आंखों के रोगों की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे संवाददाता चैतन्य त्रिपाठी ने नेत्र एक्सपर्ट शरद वाजपेयी से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। मौजूदा समय में स्क्रीन पर काम करना युवा वर्ग की मजबूरी बन चुका है। दफ्तर की बात हो या फिर किसी शैक्षिक संस्थान की, हर जगह स्क्रीन पर काम करना हमारी मजबूरी है। और इस समय पे जो डिजिटलाइजेशन का युग है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर ही बने रहते हैं। यही वजह है कि लगातार आई सिंड्रोम जैसी समस्याएं युवा वर्ग के सामने आ रही है। क्या कुछ बचाव किए जा सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं? ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक इस समय मौजूद हैं शरद वाजपेयी जी। उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं। सर, लगातार जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं आँख की बीमारियों से ग्रसित दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वजह ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर काम करना है। सर, क्या कुछ बचाव किए जा सकते हैं? देखिए, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड का, और कोरोना टाइम में तो बहुत ही इस तरह की चीज़ समस्याएं आई, तो जितना भी हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आजकल जो बच्चे आ रहे हैं मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, जितना भी हम स्क्रीन पे वर्क कर रहे हैं उतना ही आंखों पे जोर पड़ रहा है। निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता भी है नए युग के हिसाब से, पर हमें कुछ विशेष जो प्रॉब्लम्स हैं और वो क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं डिजिटल जो वर्ल्ड है उसकी वजह से, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। और अपने रोगियों को और अपने मरीजों को ये बताता भी मैं रहता हूँ कि जो हम कार्य करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जितनी बार हम ईश्वरी जो हमारी आँख पलक झपकती है वो आँख को गीला करती है। आँख गीली ना हो तो आँख सूख जाए। और जब भी हम किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप पे या मोबाइल पे काम करते हैं तो हमारी जो ब्लिंकिंग रेट है, जो आँख के झपकने की जो गति है, वो पर मिनट कम हो जाती है, क्योंकि हम लगातार स्टेयर करते रहते हैं। और जब हमारी आँख स्टेयर करती रहती है लगातार तो आँख सूख जाती है, क्योंकि जितनी बार भी हम ब्लिंक करते हैं वो फिजियोलॉजिकली आँख पे एक टीयर फिल्म बनती है जो आँख को सुरक्षित रखती है और गीला करती है, और हमारी आँख सुरक्षित रहती है। तो जब हम इस तरह के कंप्यूटर, लैपटॉप पे काम करते हैं तो इस तरह के ड्राइनेस की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और ऐसे जो हमारे लोग होते हैं, नया युवा वर्ग है, बच्चे हैं छोटे छोटे जो घंटों मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स खेलते हैं, या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो आवर्स बैठ करके जो है लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उनकी आंखों में इस तरह की समस्या आ जाती है। जैसे कि आंखों में चिड़चिड़ापन, कभी आंखों में खुजली हो रही, ईचिंग हो रही है, कभी फटीग है, सर में दर्द है, या ड्राई हो रही है, ऐसा लग रहा है हमारी आंखें बंद हो रही हैं, सूखापन सा हो रहा है, नींद सी आ रही है, इस तरह की लाल हो जाती हैं आंखें, तो और हेडेक हो जाता है। तो ये समस्याएं आ रही हैं। तो हमें जो विशेष सावधानी रखनी, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसे भी कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी के सामने काम करें तो हमें चाहिए कि थोड़ा बीच में आंखों को रेस्ट करना बहुत आवश्यक है। थोड़ी देर को, घंटे 2 घंटे काम करने के बाद आंखें 1 मिनट, मात्र 1 मिनट को अगर हम बंद कर लेते हैं तो हमारी यहाँ पुनः से रिजुविनेट हो जाती है, उसमें पुनः से पूरी चिकनाहट आ जाती है, और कॉली पुतली जो हमारी ड्राई हो रही होती है वो प्रॉपर गीली हो जाती है। तो जो ये दर्द है, जो चिड़चिड़ापन, आंखों में खुजली, पानी, करकराहट, ये समस्याएं, गड़ना, चुभना, ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ये विशेष हमको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमको जो इसको प्रयोग करते हैं, हम इसको बार बार आंखों को धोना नहीं चाहिए। कुछ लोग ये होता है बार बार आंखों को स्प्लैश करते हैं, जो आम आंख में पानी बार बार डालते हैं, उससे भी हमारे आंसू जो है वो बह जाते हैं, तो ड्राइनेस आ जाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का विशेष हमको ध्यान, जिससे कि हमारी आंखें सुरक्षित रहें। ये हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक शरद वाजपेयी जी, जिन्होंने बताया कि आखिर क्या कुछ बचाव किए जा सकते हैं जिससे हमारी आंखें सुरक्षित रहें। मैं जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी का